नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर की 2 वीडियो में पहले बना चुका हूं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। देन आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में खासकर सबसे ज़्यादा बार पेपर में 6 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स क्वेश्चन में या 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन आता है। इवन जिस टाइम पर मैं 11th क्लास में पढ़ता था, उस समय भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आखिरकार हमें क्यों चाहिए संविधान। तो संविधान की आवश्यकता हमको क्यों होती है, तो सबसे पहले आप याद रखिए कि संविधान तालमेल बढ़ाने का काम करता है। यानी कि संविधान क्या करता है, समाज के अंदर सभी व्यक्तियों के बीच में एकता और समन्वय स्थापित करने का काम करता है। वो कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, कुछ नियम बनाता है जिनको सभी पर बराबर तरीके से लागू किया जाता है। कानून निर्माण, संविधान पूरे के पूरे देश के अंदर कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है। हालांकि इस काम को वो अपनी संसद को या विधायिका को सौंप देता है, लेकिन एक्चुअल में जो पूरी की पूरी जो सबसे बड़ी शक्ति होती है कानून निर्माण की, वो संविधान के पास होती है। अगर संसद जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून बनाती है, किसी के फेवर में आकर किसी के लिए कानून बनाती है जो हमारे नागरिकों के लिए संविधान के विरोध में होता है, तो संविधान उसको बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, तो कानून निर्माण करने का सबसे बड़ी संस्था भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर कौन होती है, संविधान होता है। तो संविधान कानून निर्माण की संस्था होती है, कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है। इसीलिए ये हमको जरूरी है। अगर कोई हमारे लिए गलत कानून बनाता है जैसे संसद वगैरह, तो उसको बर्खास्त भी कर सकती है। इसीलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है। हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, जो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सर्वांगीण और भौतिक या शारीरिक जीवन को विकसित करने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत होती है, उन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी कौन करता है, संविधान करता है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पहचान देता है संविधान हमको। अगर किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीय संविधान का निर्माण नहीं किया गया होगा, तो हो सकता है वहां पर कोई दूसरा सिस्टम या कोई दूसरी पहचान चलती हो सकता है उन नागरिकों को भी राष्ट्र की पहचान ना मिली हो। तो संविधान क्या करता है, एक राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। जैसे मैं हमारे देश का जो संविधान, भारतीय संविधान में भारत में रहता हूँ, तो मेरी जो पहचान है वो भारतीय नागरिक के रूप में है। कोई अमेरिका में रह रहा है तो उसकी पहचान अमेरिकी नागरिक के रूप में। तो उनको जो पहचान दी है वो उनके संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो संविधान क्या करता है, एक राष्ट्रीय पहचान देता है। और इसमें कई तरह की पहचान, जैसे राजनीतिक पहचान, उसके अंदर नैतिक पहचान है, उनकी शामिल होती है। तो संविधान ये सारे काम करता है। संविधान इसलिए हमें जरूरी होता है, इसलिए आवश्यक है, क्योंकि संविधान तालमेल बढ़ाने का काम करता है, संविधान कानून निर्माण करने का काम करता है, संविधान हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, और संविधान हमें राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि एक सफल संविधान कैसा होता है। एक सफल संविधान बनाने वाले वो प्रावधान कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सफल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो उस देश में, जिस देश में संविधान लागू किया गया है, उस देश की जो अल्पसंख्यक संख्या है, यानी कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, उसके विशेष उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज उसको कम संख्या में होने के कारण अपने उनके अधिकारों का हनन कर दे। तो इन सारी चीजों की सुरक्षा प्रदान करे, यानी कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों की पूरी जिम्मेदारी ले। ऐसा संविधान जो अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष अधिकार के साथ साथ सभी को बराबर का दर्जा देता है, वो एक सफल संविधान होता है। सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को ज्यादा महत्व दे दिया या किसी वर्ग को कम महत्व दे दिया। कोई छोटा वर्ग था इसलिए उसको ज्यादा अधिकार दे दिए या कम अधिकार। मतलब सभी के लिए बराबर के नियम और कानून होने चाहिए। ठीक है, तो एक सफल संविधान होता है, अल्पसंख्यकों का विशेष ख्याल रखता है, सभी वर्गों का विशेष ख्याल होता है उसके अंदर, किसी के भी साथ इसमें पक्षपात जैसी बातें नहीं होती हैं। सभी के लिए समक्ष कानून होता है, सभी के लिए जो समान कानून का जो नियम होता है कि जो भी जैसा अपराध करता है, कैसा भी कोई भी क्राइम करता है, सभी के लिए जो दंड का
दंड का प्रावधान होगा वो कैसा होगा, समान होगा सभी के लिए। कानून कैसा होगा, समान होगा। तो ऐसे प्रावधान करता है एक सफल संविधान। मूल अधिकार प्रदान करता है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेजोरिटी कम्युनिटी है या फिर बहुसंख्यक समाज है तो बहुसंख्यक समाज को तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, परंतु अल्पसंख्यक समाज को या किसी अदर समाज को उन्होंने मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया, किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को उन्होंने मौलिक अधिकार दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति रहते हैं सभी को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये एक सफल संविधान का क्या है, एक सफल संविधान का प्रावधान होता है। तो सफल संविधान कैसा होना चाहिए, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना चाहिए, सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखता हो, सभी के लिए समान कानून लागू करता हो, सभी के लिए मौलिक अधिकारों को प्रदान करता हो, उनकी रक्षा करता हो। तो ये कुछ ऐसे नियम और कानून होते हैं जो सफल संविधान को एक सफल संविधान बनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिससे कई बार पेपर में पूछा गया और ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। जी, भारतीय संविधान को प्रभावी बनाने वाले वो कौन से कारक है जिससे भारत इतना, जो संविधान था भारत का, वो इतना ज्यादा मजबूत संविधान बनकर तैयार हुआ। तो उसका सबसे पहला कारण था भाई संविधान सभा के कामकाज की शैली। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जिस शैली पर काम करते थे, संविधान को बनाने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, वो बहस और चर्चाओं के चलते उन्होंने संविधान के कामकाज की शैली को आधार बनाया। वो किसी भी मुद्दे को या किसी भी चीज को भारत में अगर एड ऑन करना चाहते थे या निकालना चाहते थे, उससे बाहर करना चाहते थे, अंदर लाना चाहते थे, संविधान में उसको जगह देना चाहते थे, तो उन मुद्दों पर पहले आपस में सभी सदस्यों में एक बहुत वार्तालाप और बहस और चर्चाएं होती थी, तब जाकर किसी चीज को उसके अंदर जगह दी जाती थी। तो बहस और चर्चाओं के जो दौर थे, जो ये शैली थी, इसके चलते भारतीय संविधान एक बेहतर संविधान बनकर सामने आया। सामान्य कार्यविधि, दूसरा पॉइंट है सामान्य कार्यविधि के चलते भारतीय संविधान एक प्रभावी संविधान बना, क्योंकि इन सामान्य कार्यविधि के चलते भारतीय संविधान ने क्या किया, अपने संविधान के काम को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरह की 8 कमेटियां बनाई, 8 समितियों का निर्माण किया और इन समितियों ने अपने अपने हिसाब से भारतीय संविधान को बनाने में मदद की। इन समितियों में से कुछ समितियां थी जैसे संघ समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समिति, ऐसे ही और भी कई सारी समितियां थी, जो कुल मिलाकर 8 समितियों का गठन किया गया, जिनमें अलग अलग जो सदस्य थे उनको उनका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे संविधान को प्रभावी बनाने में, कि अगर हमारे पास राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक हम पर राज किया, तब से लेकर अब तक हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय विरासत का आंदोलन हमारे साथ काम कर रहा था। हम आंदोलन के समय या स्वतंत्रता संग्राम के समय इन सारी चीजों को इधर उधर से सीख रहे थे, अंग्रेजों से सीख रहे थे और विदेशों में होने वाली क्रांतियों से सीख रहे थे, कि जब भी हम भारत का संविधान बनाएंगे तो उसके अंतर्गत हम उन सारी चीजों को रखेंगे जो भारतीय संविधान को आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो राष्ट्रीय विरासत के आंदोलन ने इन सारी चीजों को हमको समझने में और हमको समझने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तो राष्ट्रीय विरासत के आंदोलन ने हमारे देश के संविधान को एक प्रभावी संविधान बनाने में बहुत हेल्प की। संस्थागत व्यवस्थाएं, संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि भाई भारत का जो शासन चलाया जाएगा उसको कई सारे हिस्सों में बांटा जाएगा, उसकी शक्तियों को केंद्रीकृत न कर विकेंद्रीकृत माध्यम में रखा जाए, ताकि संविधान की शक्ति को और ज्यादा मजबूती मिले, क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर शक्ति विभाजन बहुत जरूरी था। तो संस्थागत व्यवस्थाओं का सहारा लिया गया, जिसके चलते भारतीय संविधान को और ज्यादा मजबूती मिली, वो बहुत ज्यादा प्रभावी बना आगे चल के। इसमें एक तरफ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जैसी संस्थाओं में संस्थागत व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया, और एक तरफ संघवाद व्यवस्था को अपनाकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार जैसी व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का निर्माण किया गया। तो इनके चलते भारतीय संविधान एक सशक्त और एक प्रभावी संविधान बनकर उभरा। ठीक है, तो भारतीय संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक, भारतीय संविधान को प्रभावी बनाने वाले कारक संविधान सभा के कामकाज की शैली, सामान्य कार्यविधि, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, संस्थागत व्यवस्थाएं, ये सारी चीजों ने मिलकर भारतीय संविधान को एक प्रभावशाली संविधान बनाने में हेल्प की। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे सफल संविधानों में से एक माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। टोटल अगर बात करूं तो 3 संविधानों को दुनिया के सबसे सफल संविधानों की संज्ञा दी गई है।
अमेरिका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान और भारत का संविधान, ये दुनिया के 3 सबसे सफल संविधानों में से एक है। अगर आपसे पूछता तो पता। अब हम बात करते हैं उन संवैधानिक प्रावधानों की जो भारत ने अन्य संविधानों के प्रावधानों से अपनाए। जितने भी संविधान जो भारत के संविधान से पहले बन चुके थे और उनके बनने का जो आधार था जिसके चलते वो एक सफल संविधान बने, उन सभी प्रावधानों को जो भारत ने अच्छे लगे और भारत के संविधान के लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी और काफी अच्छे साबित हो सकते थे, तो उन प्रावधानों को भारत ने दूसरे देशों के संविधान से अपने संविधान में शामिल करने की योजना बनाई। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको भारत ने दूसरे संविधानों से यानी कि दूसरे देशों के संविधानों से अपने संविधान में अडॉप्ट किए, तो चलिए उनकी बात करते हैं। अन्य संविधानों से लिए गए प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान लिए भारत ने। सबसे पहले बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया। बेसिकली नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हमारे संविधान सभा के एक कमेटी थी, उसके सलाहकार एक सहायक के रूप में BN राव काम करते थे। तो BN राव ने आयरलैंड के संविधान का अध्ययन किया और उसमें उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानने को मिला। तो उन्होंने भारतीय संविधान में ये प्रस्ताव रखा कि भारतीय संविधान में भी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जैसे सिद्धांत शामिल किए जाने चाहिए। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अगर बात करें ब्रिटिश संविधान की, तो ब्रिटिश संविधान से काफी ज्यादा प्रावधान हमने अपने भारत में शामिल किए। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे ऊपर 2 सालों से हमको अपना गुलाम बनाकर रखा था, हमें अपना उपनिवेश बनाकर रखा हुआ था। तो उनका जो प्रभाव था, उनकी जो छाप थी हमारे ऊपर ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो इसके चलते जो ब्रिटेन के अंदर जितनी भी चीजें होती थी, क्योंकि भारत के ज्यादातर जो संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे वो ज्यादातर ब्रिटेन से पढ़ाई कर आए हुए थे, जिनके अंदर कई सारे सदस्य ऐसे थे। महात्मा गांधी भी इवन ब्रिटेन में ही वकालत करने के लिए जाते। तो उन ब्रिटेन के संविधानों की जो छाप थी, जो प्रावधानों की छाप थी, वो ज्यादा हमारे देश पे देखने को मिलती है। तो ब्रिटेन के अंदर से यानी कि ब्रिटेन के संविधान से वो कौन कौन से प्रावधान थे जो हमने अडॉप्ट किए, तो उसमें सबसे पहला जो प्रावधान था वो था संसदीय स्वरूप का। क्योंकि जितने भी भारतीय नागरिक ब्रिटेन जाते थे या अंग्रेज ब्रिटेन से भारत आते थे, तो वो देखते थे कि भारत के अंदर जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। जब अंग्रेजों ने भारत में इन सारी चीजों को देखा तो उन्होंने भारत को अपने कब्जे में लिया। तो उन्होंने उसी नीति के तहत भारत के अंदर कामकाज की शैली को वरीयता दी, जिसके चलते वो अपने देश में उन सारी चीजों को चलाते थे, लेकिन वो अपने फायदे के लिए इन चीजों को चलाते थे। तो भारत ने क्या किया, जितनी भी चीजें जो ब्रिटेनी संविधान के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, अच्छी थी, वो उन सारी चीजों को शामिल किया। जिसमें सबसे पहला जो था वो था संसदीय स्वरूप, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले संसदीय स्वरूप का निर्माण हुआ, वहीं पर सबसे पहले संसदीय स्वरूप हमको देखने को मिला संपूर्ण विश्व में। तो संसदीय स्वरूप को शामिल किया गया। वहां पर कानून का शासन होता था। संसद के लोग क्या बनाते थे, कानून बनाते थे। कानून, ऐसा कानून जो सभी के लिए समान हो। तो ये दोनों के दोनों प्रावधान उनके संविधान से हमने ली कि कानून निर्माण की विधि हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कानून के समक्ष समानता यानी कि सभी के लिए कानून कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। जो सबसे आगे वही जीते वाली चुनाव प्रणाली, इस चुनाव प्रणाली को हम लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में और हम इनको अब स्थानीय शासन व्यवस्था के चुनावों में भी इस्तेमाल करते हैं कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोटों में सबसे ज्यादा सीट मिल जाएंगी, सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो ऐसा प्रावधान, ये जो चुनावी प्रणाली थी, ये भी कहां पर सबसे पहले यूज की गई थी, ये ब्रिटेन के अंदर की गई थी, वहां के चुनावों में। तो भारत ने उस वाली व्यवस्था को अपने संविधान के अंदर वरीयता दी। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत ने संसदीय स्वरूप को अपनाया, कानून निर्माण की विधि को अपनाया, कानून के समक्ष सभी समान होंगे इस विधि को अपनाया। जो सबसे आगे वही जीते वाली चुनाव प्रणाली को भी भारत ने ब्रिटेन के संविधान से यानी कि ब्रिटिश संविधान से अडॉप्ट किया। अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई थी ब्रिटेन साम्राज्य के खिलाफ, वो अधिकारों के चलते हुई थी। क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था यूरोपियन देशों के लोगों द्वारा या शासकों द्वारा, वो उनके अधिकारों का एक तरह से शोषण था।
तो जब भी अमेरिका वासियों के संग्राम चला तो उन्होंने ये तय किया कि हम जब भी आजाद हो जाएंगे हम सबसे पहले अधिकारों की बात करेंगे। तो अधिकारों का जो सिलसिला था, ऐसे अधिकार जो व्यक्तिगत विकास में बहुत ज्यादा सहायक होंगे, तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी अमेरिका के अंदर और उन्होंने इसको अपने संविधान में अडॉप्ट किया। तो मौलिक अधिकारों की जो संज्ञा थी, जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिकी संविधान से लिया। और अमेरिका ने इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने संविधान में एक न्यायपालिका का वर्णन किया, न्यायपालिका की रचना की, और ऐसी न्यायपालिका जो स्वतंत्र हो हर चीज से और सभी के साथ बराबर का न्याय कर सके। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया। कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने अर्ध संघात्मक और अपशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान था उसको अडॉप्ट किया, क्योंकि कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का काफी बड़ा एक देश था, जिसमें एक जगह से शासन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था वहां के लोगों के लिए। तो उन्होंने क्या किया? व्यवस्थाओं को कई हिस्सों में बांट दिया। जब इन शक्तियों को उन्होंने कई हिस्सों में बांटा, कई कई जगह जगह से शासन चलाया, तो जब शक्तियों का बंटवारा किया, इसी बंटवारे को उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था के नाम से आज के बाद जानेंगे। तो जो संघात्मक व्यवस्था का जो सिद्धांत था वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया, लेकिन कनाडा के अंदर ये व्यवस्था एक अलग तरीके से काम करती थी। तो हमने कुछ हिस्सा उसका लिया और कुछ अपनी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया। इसीलिए इस प्रावधान को हमने संघात्मक न कहकर अर्ध संघात्मक व्यवस्था का नाम दिया। तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। अगर फ्रांस के संविधान से बात करूं तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके 3 नारे थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो नारा था, इसी के बेस पर संपूर्ण हमें फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है और उसी को आधार बनाकर आगे उसका संविधान भी लिखा गया। तो संविधान में जो ये प्रावधान किए गए थे, तो अमेरिकी क्रांति के ये फ्रांस की क्रांति के सबसे बड़े सिद्धांत थे। तो इन्हीं को भारत ने क्या किया? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों को अपने संविधान में जगह दी। तो ये वो संविधान के प्रावधान थे जो अन्य देशों से, यानी कि अन्य देशों के संविधानों से भारत ने अडॉप्ट किए थे। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये खासकर MCQ 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत ने कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो दूसरे देशों से लिए हैं। तो हमने आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से जिनका सफल संविधान था उस समय जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो उन संविधानों से हमने कुछ अच्छी अच्छी चीजों को अपने संविधान में जगह। अगर अधिकारों की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। पहले वो अधिकार जो डायरेक्ट संविधान द्वारा हमको प्रदान किए जाते हैं, और दूसरे वो अधिकार जो सरकार द्वारा अपनी जनता को प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए उनकी बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप नोट करके रखिए कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं, यानी कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमको सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विकास के लिए सरकार द्वारा हमको दिए गए हैं। वैसे अधिकारों को हम कानूनी अधिकार दिए जाते हैं क्योंकि ये कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमको संविधान द्वारा डायरेक्ट दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार ये हमको किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कानूनी अधिकारों को सरकार वापस ले सकती है। जो कानूनी अधिकार हमको सरकार द्वारा दिए गए हैं उनको सरकार क्या कर सकती है? वापस ले सकती है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकारों को सरकार वापस नहीं ले सकती, क्योंकि इनका वर्णन हमारे संविधान में किया जा चुका है, और जिसको एक बार संविधान में वर्णित कर दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, सरकार उसको हमसे छीन नहीं सकती। अगर कानूनी अधिकारों की बात की जाए तो कानूनी अधिकारों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। हम उस पर केस नहीं कर सकते या कोई भी उस पर ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते कि भाई सरकार हमें ये कानूनी अधिकार दिए तो और हमसे वो वापस छीन ले तो हम केस कर देंगे। तो ये सरकार का अपना खुद का भलाई का और कल्याण के काम है। अगर सरकार को लगता है कि ये चीज हमको देनी चाहिए अपनी जनता को तो वो देती है, अगर नहीं लगता है तो उसको वापस ले लेती है। तो इस मुद्दे पर या इन कानूनी अधिकारों को लेकर हम न्यायालय में उनको
चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ या कोई उल्लंघन होता है सरकार द्वारा, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जाकर या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ये संविधान हमको एक मौलिक अधिकार देता है, एक ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है जो अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो ये अंतर होता है हमारे मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों में। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन, हमारे संविधान में आप लोगों को पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे संविधान के अंदर जो टोटल भाग हैं और जो अनुच्छेद हैं उनकी संख्या कितनी थी। तो जो भाग थे वो हमारे संविधान में टोटल 22, और अगर अनुच्छेदों की बात करूं तो 395 अनुच्छेद थे। तो इन्हीं की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमें दिए हैं तो वो संविधान द्वारा दिए गए, तो संविधान में उनका वर्णन कहीं ना कहीं तो किया गया होगा। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग कौन सा है मौलिक अधिकारों का वर्णन जिसमें किया गया है, 3 में किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। तो अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भाग 3। और अगर मैं अनुच्छेद पूछूं तो 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए। अगर समानता के अधिकार की बात करें तो इस अधिकार के अंतर्गत हमको 5 प्रकार की समानता का अधिकार प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता, कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष कैसा होगा, समान होगा, यानी कि कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होगा। धर्म, मूल, वंश, वर्ग, जाति, इन सब के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर तीसरी, अवसर की समानता, हर व्यक्ति को बराबर मौके मिलने चाहिए और बराबर मौके मिलने के लिए वो क्या है, सभी के समान है। अस्पृश्यता का अंत, जो पहले के समय में छुआछूत जैसी अवधारणाएं चलती थी, खासकर हमारे ग्रामीण देहात इलाकों में आज भी कुछ हद तक हमको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं कि कुछ कुएं से कुछ नीची जाति के लोग पानी नहीं भर सकते तो उनको पानी भरने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, या अगर वो किसी को टच कर लेते थे, किसी बड़ी कास्ट के व्यक्ति को, तो वो उनको अपने आप को क्या समझते थे, दूषित समझ लेते थे उन चीजों से। तो ऐसी जो अवधारणाएं, जो ये मिथ चले आ रहे थे पुराने समय से, जो ये क्रूर प्रथाएं थी, इनको पूरी तरीके से अंत किया गया। इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की जो ये चीजें थी ये भी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। तो ये समानता का अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत कि कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, वो सभी के प्रति क्या है, समान है, कानून की नजर में भी समान है। उपाधियों का अंत, जो बड़े बड़े व्यक्ति, जो जमींदार किस्म के लोग होते थे, वो अपने साथ कई प्रकार की उपाधियां लगाते थे, उपाधियों का अंत किया गया, क्योंकि प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान की नजर में कैसा है, समान है, बराबर है। इसीलिए केवल वो वही उपाधि रख सकता है जो सरकार द्वारा उसको दी गई हो। जैसे कर्नल की उपाधि हो गई, या फिर किसी बड़ी पोस्ट में कोई व्यक्ति है उसको सरकार द्वारा कोई अवार्ड दिया गया, उसकी उपाधि वो रख सकता है। बाकी वैसी व्यक्तिगत उपाधियों का उसमें पूरी तरीके से अंत किया गया, क्योंकि भारत की संविधान की नजर में प्रत्येक नागरिक कैसा है, समान है। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत आजादी को हमारे संविधान में डिफाइन करती है कि हम कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, कोई भी भाषण देने के लिए, किसी भी सभा में या किसी भी रंगमंच में भाग लेने के लिए हम क्या हैं, बिल्कुल स्वतंत्र थे। किसी भी व्यवसाय को चुनने में स्वतंत्र थे,
कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं हमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत दिए जाते हैं। अगर मैं समानता के अधिकार की बात करूं तो ये हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो ये 19 से लेकर 22वें अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे भारतीय अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो अपने इस मौलिक अधिकार के चलते क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, उसको सर्वोच्च न्यायालयों में चुनौती दे सकता है। इसके अंतर्गत खासकर उन चीजों को रखा गया जो काफी लंबे समय से भारत में ये चीजें चलती आ रही, जैसे बंधुआ मजदूरी हो गई, बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी उनको तुम खदानों जैसी चीजों में जोखिम भरे काम करवा रहे हो। उनको, महिलाओं को भी काम करवाने के लिए जो सैलरी दी जाती थी वो नाम मात्र की सैलरी या कहीं कहीं दी नहीं जाती थी। तो ये शोषण होता था उनके साथ। तो इस प्रकार के शोषण को बंद करने के लिए, पूरी खत्म करने के लिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने इसको मौलिक अधिकार की संज्ञा दे दी। तो शोषण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे संविधान में इनका वर्णन 25 से लेकर 28 में किया गया है और इसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई भी धर्म अपना सकता है। भारत के संविधान की नजर में भारत के अंदर जितने भी धर्म है सभी समान हैं। भारत किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं देता। उसकी नजर में सभी धर्म कैसे हैं, बराबर हैं, एक समान है। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रचार करना चाहता है तो वो कर सकता है। कोई भी चीजें, कोई भी त्योहार मना सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें धार्मिक स्वतंत्रता देती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी ये जुर्म नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता, ये हमें एक मौलिक अधिकार है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें और अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं। ये सारी चीजें हमें हमारे मौलिक अधिकार द्वारा। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन संविधान में 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी संस्कृति को अपनाए रखना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है, तो उसको पूरा अधिकार देता है कि तुम अपनी संस्कृति का सम्मान करो, संस्कृति का प्रचार कर सकते हो, अपने क्रियाकलाप कर सकते हो, त्योहार, फेस्टिवल, इन सारी चीजों को बना सकते हो, अपनी भाषा को महत्व दे सकते हो। तो इन सारी चीजों को भारत में जो उनकी संस्कृति, क्योंकि भारत में शुरू से ही तरह तरह के वर्ग, जाति, धर्म, पता नहीं कितने प्रकार की जनजातीय कबीले अपनी अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। तो उनको, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनको महत्व देने के लिए, उनको अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार दिया कि वो अपने खुद के क्या खोल सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं। तो आपने कई जगह देखे होंगे, जैसे आर्य समाज मंदिरों के नाम से कई स्कूल खोले जाते हैं। इस्लाम धर्म की बात करूँ तो जो जिसे मदरसा कहते हैं, उनके माध्यम से पढ़ाई वगैरह की जाती है। तो ये सब हमें एक मौलिक अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों की बात करूं तो संवैधानिक उपचार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार का महत्व ये है कि अगर आपके किसी भी इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है या इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, तो ये मौलिक अधिकार आपको ये हक देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर या हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट उस चीज के लिए अपील डाल सकते हो। अगर वास्तव में इनके साथ हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उस चीज को क्या करेगी, उनको दंड देगी जिसने भी आपके साथ गलत किया है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। अब जो ये रिट होते हैं वो 6 प्रकार के रिट जारी करता है, उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं, हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने में हमें योगदान दे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैं बात करूं
तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत था वो हमने कौन से देश से लिया है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे उनका जो विचार था भारतीय संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था, BN राव द्वारा। वो चाहते थे कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसी प्रावधानों को उसके अंदर जगह दें। तो उनके कहने पर भारतीय संविधान सभा ने इन चीजों को भारतीय संविधान में क्या दिया, जगह दिया। संविधान अगर मैं बात करूं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में किसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वास्तव में ये होता क्या है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है किसी भी सरकार द्वारा, राज्य की सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए जन कल्याण के कार्य कराना या लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए जो भी कार्य किए जाएं वो सारे के सारे कार्य क्या कहलाएंगे, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार की ऐसा एक निर्देश होता है सरकार के लिए जो अपने नागरिकों के लिए क्या करे कि लोक कल्याणकारी समाज की क्या करे, ये स्थापना करे। तो इसी निर्देशों को, ऐसे निर्देशों को क्या बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके अंतर्गत राज्य क्या क्या कदम उठा सकता है कि अपने समाज के लिए लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सके अपने नागरिकों के लिए। तो देखिए, आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित करना ये राज्य का पहला नीति निर्देशक तत्व होता है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना। इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन जैसी चीजों को प्रोत्साहित करना, कृषि व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर तरीके से उनका ख्याल रखना और उनके लिए नई नई योजनाएं बनाना। ये जितने भी प्रकार के जो सामाजिक भलाई के कार्य होते हैं जो राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में करती हैं, ये सारे के सारी चीजें हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर जो था 11th क्लास का संविधान क्यों और कैसे, ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझा पाया होंगे और एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं और चैप्टर से रिलेटेड चीजें मैं आपके लिए आपके सामने लेके आऊं, सारे टॉपिकों को क्लियर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर